आज हम पैसे के पीछे छिपे डार्क गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल हमारे एक लिसनर का है जो ये जानना चाहते थे कि इतिहास में पैसे का क्या खेल रहा है और आज क्या हो रहा है। हम सुनते तो हैं कि पहले मुद्रा सोने चांदी पर आधारित थी, लेकिन फिर उसमें मिलावट शुरू हुई। ये मिलावट की कहानी कैसे रोमन साम्राज्य से शुरू होकर आज के फेडरल रिजर्व तक पहुंची और कैसे ये आज की फिएट करेंसी के पतन का कारण बन रही है। हाँ, तो चलिए इस हजारों साल पुरानी कहानी की परतें खोलते हैं। ये कहानी वाकई में हजारों साल पुरानी है और हैरान करने वाली बात यह है कि ये बार बार खुद को दोहराती है। जिसे आप मिलावट कह रही हैं उसे तकनीकी भाषा में डीबेसमेंट कहते हैं। डीबेसमेंट? हाँ, और ये आर्थिक दुनिया का शायद सबसे पुराना हथकंडा है। हम आज रोमन साम्राज्य से लेकर 1971 के निक्सन शॉक और आज के डिजिटल दौर तक का पूरा सफर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खेल हर बार एक ही तरह से क्यों खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर सोना चांदी ही क्यों? हजारों साल तक इंसानों ने पैसे के लिए इन्हीं दो धातुओं पर भरोसा क्यों किया? लोहा, तांबा या हीरे क्यों नहीं? देखिए, इसका चुनाव कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे ठोस विज्ञान और अनुभव था। पैसे के लिए किसी भी चीज में कुछ खास गुण होने चाहिए। पहला और सबसे जरूरी गुण है कि उसे आसानी से बनाया या नकल न किया जा सके। अच्छा। आप कागज छाप सकते हैं, आप सीपीआई इकट्ठी कर सकती हैं, लेकिन आप सोना नहीं बना सकते। उसे धरती से निकालने में असली मेहनत, ऊर्जा और संसाधन लगते हैं। इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरी धातुओं के मुकाबले ये खराब भी नहीं होता है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि आज तक दुनिया में जितना भी सोना निकाला गया है वो लगभग सारा का सारा आज भी मौजूद है। बिल्कुल सही। लोहा जंग खा जाता है, तांबा हरा पड़ जाता है, चांदी काली हो जाती है, लेकिन सोना वो लगभग अविनाशी है। वो हजारों साल बाद भी वैसा ही चमकता है। ये एक बहुत बड़ा गुण है अपनी संपत्ति को लंबे समय तक सहेज कर रखने के लिए। और तीसरी बात, जो आपने हीरे का उदाहरण दिया, सोना फंजिबल है। फंजिबल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 1 ग्राम सोना किसी दूसरे ग्राम सोने जैसा ही होता है। उनकी कीमत बराबर होती है। अच्छा। लेकिन 1 कैरेट का हीरा दूसरे कैरेट के हीरे जैसा नहीं होता। उसकी कटिंग, क्लैरिटी, कलर सब अलग अलग होते हैं, जिससे उनकी कीमत भी अलग होती है। आप हीरे से आसानी से लेन देन नहीं कर सकते। समझ गई। इन्हीं सब गुणों की वजह से सोना चांदी हजारों साल तक पैसे का आधार बने रहे। आपके हाथ में सिक्का है, मतलब आपके हाथ में उसकी असली कीमत है। किसी बैंक या सरकार पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक ईमानदार व्यवस्था। और जाहिर है जैसे ही कोई ईमानदार व्यवस्था बनती है, कोई ना कोई उसे तोड़ने का तरीका ढूंढ ही लेता है। तो ये मिलावट का खेल सबसे पहले कहाँ और कैसे शुरू हुआ? इसकी सबसे प्रसिद्ध और अच्छी तरह से दर्ज की गई शुरुआत हुई प्राचीन रोम में। रोमन सम्राटों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उन्हें युद्ध लड़ने थे, आलीशान महल बनाने थे और अपने सहयोगियों को यूं कहिए रिश्वत देनी पड़ती थी। इन सब के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था, पर वो उतनी तेजी से सोना या चांदी खदानों से निकाल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सिक्कों में मिलावट शुरू कर दी। हाँ, वो नागरिकों से टैक्स के रूप में चांदी के सिक्के, जिन्हें डिनारियस कहते थे, वापस लेते थे। फिर टकसाल में उन सिक्कों को पिघलाकर उनमें तांबा या कांसे जैसी सस्ती धातु मिला देते थे। अच्छा। इसके बाद उसी शक्ल और वजन के लेकिन कम चांदी वाले ज्यादा सिक्के बनाकर बाजार में वापस चला देते। एक मिनट, तो क्या लोगों को तुरंत पता नहीं चलता था? सिक्के का रंग या वजन कुछ तो बदलता होगा। शुरुआत में ये बहुत चालाकी से किया गया था। मिलावट बहुत कम होती थी, सिर्फ 5-10%, जिसे पकड़ना मुश्किल था। अच्छा। लेकिन एक बार जब ये रास्ता खुल गया तो हर अगले सम्राट ने इसे और ज्यादा इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि जो सिक्का कभी लगभग 100% चांदी का होता था, वो धीरे धीरे कम होता गया। हाँ, वो 90%, फिर 50% और सम्राट गैलियनस के समय तक आते आते उसमें सिर्फ 5% चांदी रह गई थी। बाकी सब सिर्फ तांबा था, जिस पर चांदी का पानी चढ़ा होता था। अरे बाप रे! और इसका अंजाम क्या हुआ? क्या आम लोगों को ये कभी समझ नहीं आया? बिल्कुल समझ आया, और बहुत बुरी तरह से समझ आया। व्यापारियों और आम लोगों को पता चल गया कि ये सिक्के अब बेकार हैं। उन्होंने एक बहुत ही स्वाभाविक काम किया। उन्होंने चीजों के दाम बढ़ा दिए। अगर उन्हें लगता था कि सिक्के में चांदी आधी रह गई है, तो वो किसी भी चीज की कीमत दोगुनी कर देते थे। इसे ग्रेशम का नियम भी कहते हैं ना, कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। बिल्कुल। लोगों ने असली चांदी के सिक्के जमा करने शुरू कर दिए
और मिलावटी सिक्कों से खरीदारी करने लगे। इससे साम्राज्य में भयानक महंगाई आई और ये रोमन साम्राज्य के पतन के सबसे बड़े आर्थिक कारणों में से एक बना। विश्वास टूट चुका था। तो रोम में उन्होंने सिक्के की असलियत ही बदल दी। लेकिन हर कोई अपनी जेब में इतने भारी सिक्के लेकर तो नहीं घूम सकता। यहीं से शायद कागज की जरूरत महसूस हुई होगी, पर मुझे शक है कि इससे खेल ईमानदार हो गया होगा। आपका शक बिल्कुल सही है। भारी भरकम धातु लेकर घूमना वाकई खतरनाक और असुविधाजनक था। चोर डाकों का डर हमेशा बना रहता था। सही बात है। तो सुनारों और शुरुआती बैंकों ने एक सुविधा दी। उन्होंने कहा, आप अपना सोना हमें दे दीजिए, हमारे तिजोरियां मजबूत और सुरक्षित हैं, हम आपको बदले में कागज की रसीद देंगे। और जब भी सोना वापस चाहिए, रसीद दिखाओ और सोना ले जाओ। हाँ, और वही कागज की रसीद धीरे धीरे करेंसी बन गई। लोग सोना वापस लेने के बजाय सीधे उस रसीद से ही लेन देन करने लगे, क्योंकि ये ज्यादा आसान और सुरक्षित था। ये भरोसे पर आधारित था कि रसीद के पीछे असली सोना मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन फिर बैंकों ने वही पुराना राज खोज निकाला जो रोमन सम्राटों ने खोजा था, कि लोगों का ध्यान नहीं जाता। उन्होंने देखा कि सारे लोग एक ही साथ अपना सोना निकालने कभी नहीं आते। ज्यादातर सोना तो बस सालों साल तिजोरी में ही पड़ा रहता है। और यहीं से धोखाधड़ी का अगला अध्याय शुरू हुआ। हाँ। अच्छा, तो यही वो चीज है जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ये तो सुनने में ही एक धोखे जैसा लगता है। हाँ, यही वो सिस्टम है। बैंकों ने सोने से कहीं ज्यादा रसीदें छापनी शुरू कर दी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पार्किंग वाले के पास 10 गाड़ियों की जगह हो, लेकिन वो 50 गाड़ियों की पर्चियां बेच दे। ये सोचकर के सब एक साथ तो आएंगी नहीं। जब तक सब ठीक है, वो अतिरिक्त 40 पर्चियों से पैसा कमाता है। लेकिन जिस दिन कोई अफवाह फैली और 15 लोग अपनी गाड़ी लेने आ गए, खेल खत्म। और बैंकिंग में भी यही होता था। जब भी कोई डर या अफवाह फैलती, लोग अपना सोना निकालने के लिए बैंक की तरफ भागते, जिसे बैंक रन कहते हैं। और जाहिर है, बैंक के पास उतना सोना होता ही नहीं था, तो वो दिवालिया हो जाता था और लोगों की जीवन भर की कमाई डूब जाती थी। ये चक्र सदियों तक चलता रहा। हर कुछ दशकों में एक बड़ा बैंकिंग संकट आता था, लेकिन सिस्टम का जो मूल सिद्धांत था वो नहीं बदला। यानी ऐसी चीज को उधार देना जो आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये खेल जो पहले प्राइवेट बैंक खेल रहे थे, उसे आधुनिक समय में सरकारों और सेंट्रल बैंकों ने कैसे अपने हाथ में ले लिया? क्योंकि आज तो वही इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका में 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई, जिसने इस पूरी बैंकिंग ताकत को कुछ प्राइवेट बैंकों के हाथ से निकालकर एक केंद्रीकृत संस्था को दे दिया, जो सरकार के साथ मिलकर काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कदम 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उठाया। महामंदी के बीच उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 जारी किया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। इस ऑर्डर के तहत एक लोकतांत्रिक देश में सरकार ने अपने ही नागरिकों के लिए सोना रखना गैरकानूनी कर दिया था। सिर्फ गैरकानूनी ही नहीं, ये एक अपराध बन गया था, जिसके लिए 10 साल की जेल हो सकती थी। क्या? हाँ, सरकार ने लोगों को अपना सारा सोना सरकार को लगभग $20 प्रति आउंस की तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया। लोगों के पास कोई चारा नहीं था। और फिर असली खेल हुआ। असली खेल उसके बाद हुआ। जैसे ही सरकार ने देश का ज्यादातर सोना इकट्ठा कर लिया, उन्होंने तुरंत सोने की आधिकारिक कीमत बढ़ाकर $35 प्रति आउंस कर दी। एक मिनट, इसका मतलब सरकार ने पहले लोगों से $20 में सोना खरीदा और अगले ही पल दुनिया को बताया कि अब उसी सोने की कीमत $35 है। जी। ये तो सीधी सीधी 40% की चोरी हुई। एक ही रात में सरकार ने डॉलर को डीवैल्यू कर दिया और नागरिकों की दौलत लूट ली। बिल्कुल, ये आधुनिक इतिहास में संपत्ति की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक थी। और फिर आया 1971 का वो दिन, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 1933 के बाद भी एक नियम बाकी था। दूसरे देशों की सरकारें अपने अमेरिकी डॉलर के बदले अमेरिका से सोना ले सकती थीं। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी इसीलिए था क्योंकि वो सोने से समर्थित था, एज गुड एज गोल्ड, यानी सोने जैसा अच्छा। लेकिन फिर अमेरिका ने वियतनाम युद्ध और अपनी ग्रेट सोसाइटी सामाजिक योजनाओं पर इतना पैसा खर्च किया कि उन्होंने अपने सोने के भंडार से कहीं ज्यादा डॉलर छाप दिया। हाँ। और दूसरे देशों को शक होने लगा। हाँ, खासकर फ्रांस जैसे देशों को यह समझ आ गया कि अमेरिका के पास उतने डॉलर के बदले देने के लिए सोना नहीं है। उन्होंने अपना सोना वापस मांगना शुरू कर दिया। तो अमेरिका के सोने के भंडार खाली होने लगे, तेजी से खाली आने लगे। तब 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने टीवी पर आकर एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। उन्होंने गोल्ड विंडो को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जो आज तक बंद है। जो आज तक बंद है। और उसी एक पल में
पूरी दुनिया की मुद्रा फियाट करेंसी बन गई। सही कहा। फियाट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आदेश से या क्योंकि मैंने कहा। अच्छा। यानी ये पैसा कीमती है क्योंकि सरकार का आदेश है कि ये कीमती है। इसका किसी भी वास्तविक ठोस चीज से कोई संबंध नहीं है। ये एक सामाजिक समझौता है और इतिहास हमें बार बार बताता है कि जब सरकारें समझौते को अपनी जरूरतों के लिए तोड़ती हैं तो ये कागज सिर्फ कागज रह जाता है। तो रोम के सिक्कों में तांबा मिलाने से लेकर आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आज ये मिलावट कैसे हो रही है? अब तो किसी धातु की जरूरत ही नहीं है। आज की मिलावट बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, अदृश्य है और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग या सरल भाषा में मनी प्रिंटिंग कहते हैं। अब वो सोने में तांबा नहीं मिलाते, वे बस कंप्यूटर पे कुछ बटन दबाकर खरबों डॉलर या रुपए बना देते हैं। तो जब सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो हमेशा होती है, हाँ, तो वो बॉन्ड जारी करती है और सेंट्रल बैंक उन बॉन्ड को खरीदने के लिए हवा में से नया पैसा बना देता है। और इसका सीधा नतीजा हम सब महंगाई के रूप में देखते हैं। जब बाजार में पैसा तो बहुत आ जाता है, लेकिन सामान और सेवाएं उतनी ही रहती हैं, तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसे दूसरे और ज्यादा सही तरीके से देखें। महंगाई का मतलब कीमतों का बढ़ना नहीं है, इसका असली मतलब है पैसे की कीमत का गिरना। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बात है। आपकी जेब में रखा हर एक रुपया या डॉलर हर साल अपनी खरीदने की शक्ति खो रहा है। ये एक छिपा हुआ टैक्स है। छिपा हुआ टैक्स? हाँ, सरकार आपसे सीधे सीधे टैक्स नहीं मांग रही, वो बस आपके पैसे की कीमत को कम कर रही है, जो हर उस इंसान को चुकाना पड़ता है जो कैश या बैंक में पैसा रखता है। और इसका सीधा संबंध अमेरिका के उस भारी भरकम कर्ज से है जो अब 38 ट्रिलियन डॉलर के पार जा रहा है। हाँ, और यही आज का सबसे बड़ा डार्क गेम है। इसे अर्थशास्त्री सॉवरन डेट स्पाइरल कहते हैं, यानी कर्ज का दुष्चक्र। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अमेरिका पर 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि अब सरकार हर साल लगभग 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च कर रही है। हाँ? ये उनके रक्षा बजट से भी ज्यादा है, और ये तो सिर्फ ब्याज है। सिर्फ ब्याज? मूलधन तो वैसे का वैसा ही है। और यही वो जाल है। इस ब्याज को चुकाने के लिए उनके पास टैक्स से उतना पैसा नहीं आता, इसलिए वे और कर्ज लेते हैं जिस पर और ब्याज लगता है। ये तो एक ऐसा जाल बन चुका है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। गणित के हिसाब से नामुमकिन है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हार्ड डिफॉल्ट करें, यानी दुनिया के सामने हाथ खड़े कर दें और कहें कि हम पैसे नहीं देंगे। चोरी हुई जो कि कानूनी है। आप सीधे सीधे किसी का पैसा नहीं ले रहे, बस उस पैसे की कीमत खत्म कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। सॉफ्ट डिफॉल्ट का मतलब है कर्ज चुकाने के लिए जरूरत के हिसाब से असीमित पैसा छापना। वो कहेंगे हम आपको आपका हर एक डॉलर चुकाएंगे, लेकिन जब वो डॉलर आपको वापस मिलेगा, उसकी खरीदने की शक्ति आज के मुकाबले बहुत कम हो चुकी होगी। वे कर्ज नहीं चुका रहे हैं, वे आपकी बचत की कीमत गिराकर उसे चुका रहे हैं। और वे 100% यही दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। बल्कि पिछले 15 सालों से इसी रास्ते पर चल रहे हैं। जाहिर है दुनिया के बाकी देश भी ये खेल देख रहे होंगे। वो चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे कि उनकी डॉलर रिजर्व की कीमत हर दिन कम होती जाए। बिल्कुल नहीं। और इसी प्रक्रिया को डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। ये अब कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। अच्छा। चीन, रूस, भारत, पोलैंड, सिंगापुर जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड गति से सोना खरीद रहे हैं। पिछले 2 सालों में सेंट्रल बैंकों ने जितनी सोने की खरीद की है, उतनी इतिहास में कभी नहीं की। तो वो कर क्या रहे हैं? वे अमेरिकी सरकार के कर्ज यानी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहे हैं और उसकी जगह भौतिक सोना खरीद रहे हैं। वो एक तरह से असीमित कागज को सीमित धातु से बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खेल अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये डॉलर पर आधारित सिस्टम खत्म होता है, तो इसकी जगह क्या लेगा? भविष्य कैसा दिखेगा? क्या हम वापस सोने के सिक्कों पर चले जाएंगे? नहीं, भविष्य शायद उतना सरल नहीं होगा। दिए गए स्रोतों के अनुसार भविष्य किसी एक मुद्रा का नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग प्रणालियों में बटा हुआ लग सकता है, जो एक साथ काम करेंगी। पहली व्यवस्था तो सरकारी नियंत्रण वाली ही होगी, जिसका जिक्र अक्सर होता है। हाँ, CBDCs यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित प्रोग्राम करने योग्य पैसा होगा। प्रोग्राम करने योग्य? हाँ, मतलब सरकार चाहे तो इसे एक्सपायर होने की तारीख के साथ जारी कर सकती है, या ये तय कर सकती है कि आप इसे कहाँ खर्च कर सकते हैं और कहाँ नहीं। ये नियंत्रण का एक अभूतपूर्व स्तर होगा। दूसरी व्यवस्था भू राजनीतिक होगी,
जो शायद ब्रिक्स जैसे देश बना सकते हैं। बिल्कुल, ये वो देश हैं जो दुनिया के लिए असली चीजें बनाते हैं। तेल, गैस, अनाज, धातु। ये देश सोने और अन्य वस्तुओं पर आधारित एक नई व्यापार मुद्रा बना सकते हैं, जो कागज के भरोसे के बजाय असली संसाधनों से समर्थित होगी। हाँ, ये पूरब और पश्चिम के बीच एक नई आर्थिक रेखा खींच सकती है। और तीसरी व्यवस्था जो हमारे लिसनर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है व्यक्तिगत सुरक्षा की। हाँ, ये हार्ड एसेट्स हैं। सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी चीजें जो किसी एक सरकार के नियंत्रण और छापने की सनक से पूरी तरह बाहर हैं। जब सरकारी मुद्रा अपनी कीमत तेजी से खो रही होगी, तो ये चीजें लोगों के लिए लाइफ बोट यानी जीवन रक्षक नाव का काम कर सकती हैं, जिससे वो अपनी संपत्ति को इस तूफान से बचाकर दूसरी तरफ ले जा सकें। तो रोम की मिलावट से लेकर आज की डिजिटल मनी प्रिंटिंग तक कहानी वही है, बस तकनीक और तरीके बदल गए हैं। ये हमेशा से ही असली पैसे यानी सीमित और वास्तविक संपत्ति और सरकार द्वारा नियंत्रित पैसे यानी असीमित कागज और वादों के बीच का संघर्ष रहा है। सही है। दिए गए स्रोतों का सार यही है कि हम शायद इतिहास के सबसे बड़े धन हस्तांतरण यानी वेल्थ ट्रांसफर के दौर से गुजर रहे हैं। असली बुलबुला सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में नहीं है। असली बुलबुला तो ये विश्वास है कि सरकारी कागज ही धन है। और जब ये बुलबुला फूटेगा तो केवल वही बचेगा जो वास्तविक है। बिल्कुल। ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। ऐसी दुनिया में जहां कागज से वास्तविक संपत्ति की ओर एक बड़ा बदलाव हो रहा है, कौन से कौशल यानी स्किल्स धन का नया रूप बन जाते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जो लोग चीजों को ठीक कर सकते हैं, जो भोजन उगा सकते हैं, जो इलाज कर सकते हैं और जो कुछ बना सकते हैं। जब वित्तीय व्यवस्था रीसेट होती है तो शायद हाथ का हुनर ही सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। इस बारे में सोचना दिलचस्प है कि इनमें से सबसे मूल्यवान कौन होगा।